नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी के लिए मैं पल्लवन या विस्तारण का टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यह कामकाजी हिंदी के अंतर्गत आता है और लगभग सभी कॉलेज के एग्ज़ामों में और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो मेंस में का एग्ज़ाम होता है हिंदी का, इसमें ये जो पल्लवन या विस्तारण का टॉपिक है ये निश्चित ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम पल्लवन या विस्तारण को अच्छे से देखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको निश्चित ही पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा और आप किसी भी वाक्य या सूक्ति का पल्लवन आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं पल्लवन। तो पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है विशब्दीकरण। विशब्दीकरण का अर्थ है कि कोई शब्द दिया है उसको विस्तार करना। तो साधारण शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं, बढ़ाना या विकास करना। जिस प्रकार एक बीज जब मिट्टी, जल और वायु के संसर्ग पाकर एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार जब कोई भाव या विचार, सुक्ति जब बौद्धिक संपदा पाकर हमारे मन में हम सोचते हैं, बौद्धिक संपदा पाकर तो विचारों से संबद्ध होकर यह क्या है, विस्तार से स्पष्ट हो उठती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्लवन। तो दोस्तों, पल्लवन का अर्थ होता है फलना, फूलना या पनपना। तो जिस प्रकार पेड़ पौधे कैसे फलते फूलते हैं, एक बीज में ही सब कुछ रहता है, रूप रस गंध ये सब चीज़, बस उस बीज को रोपने की आवश्यकता रहती है। तो उपयुक्त हवा, पानी, धूप लगने पर वह बढ़ता है, पनपता है, फलता फूलता है और उस बीज में निहित सब गुण बाहर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक छोटा सा जो सूत्र, सूक्ति, फॉर्मूला या सुभाषित, इसमें जो गहन भाव या विचार निहित रहते हैं वे आसानी से समझ में नहीं आते, लेकिन जब आप चिंतन मनन के द्वारा अपना ध्यान लगाते हैं तो उनके अर्थ खुलते हैं। और जिस प्रकार पौधों के पत्ते और फल फूल की तरह, जैसे फूलों की जो पंखुड़ियाँ की तरह अनेक सहचर भाव विचार आने लगते हैं। तो इस तरह से जो सिद्धहस्त लेखक और मनीषी वक्ता कम से कम शब्दों में ऐसी गुण बातें कह जाते हैं जो उस भाषा की क्या बन जाती है, सुक्तियाँ बन जाती है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि प्रायः जैसे जो बड़े बड़े कवि रहते हैं, चिंतक विचारक रहते हैं, वे ऐसे गुण शब्द बोलते हैं जिसको हमें चिंतन की आवश्यकता होती है। जैसे हम हिंदी साहित्य में देखते हैं तो रहीम और वृंद ने अपने दोहों में, कबीर अपनी साखियों और शब्दों में, उसी तरह तुलसी अपनी चौपाइयों और दूसरे छंदों में, तथा कुछ अन्य लेखक अपनी कृतियों में, या कोई जो महापुरुष रहते हैं वे अपने प्रवचनों या भाषणों में एकाध वाक्य इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि उसके व्याख्या करने की गुंजाइश रहती है। तो इस उक्ति के भाव को स्पष्ट करना पड़ता है और यह जो प्रक्रिया है, उक्ति के भाव को स्पष्ट करने की प्रक्रिया ही क्या है, पल्लवन है। अर्थात किसी सूत्रबद्ध या सुगठित भाव या विचार को विस्तार से प्रस्तुत करना ही पल्लवन कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पल्लवित गद्यांश होता है, अर्थात हम जिस सूक्ति का पल्लवन करते हैं वह एक छोटा सा निबंध की तरह हो जाता है। एक छोटा निबंध पल्लवन करने के पश्चात वह बन जाता है। साधारणतः जैसे जो व्यक्ति होते हैं वो सूत्रात्मक वाक्यों को जल्दी नहीं समझ पाते, अतः उक्ति मुहावरों का प्रायः क्या किया जाता है, पल्लवन किया जाता है, जिसको जो अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों, ये तो हो गया पल्लवन के बारे में, उसकी परिभाषाएं हो गई। अब हम देखते हैं कि पल्लवन की क्या विशेषताएं हैं और पल्लवन लेखन की क्या क्या विधियां हैं, कि इन बातों को आप जानकर अच्छे से पल्लवन कर पाएंगे। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर पल्लवन का एक उदाहरण आपके सामने मैं रखता हूँ। तो पल्लवन के विभिन्न जो विशेषताएं हैं या पल्लवन लेखन में हम विभिन्न
विधि को हम देख सकते हैं कि किस तरह की विधि अपनाकर अच्छा पल्लवन कर सकते हैं। तो दिए गए वाक्य या सुभाषित को जो पल्लवन के लिए दिया जा रहा है उसे अच्छी तरह आपको पढ़ना है और उस पर आपको चिंतन मनन पहले करना है, ताकि उसका अर्थ और अभिप्राय कि वो क्या कह रहा है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसके बाद आपको उस उक्ति के अंतर्गत क्या क्या विचार या भाव आपके मन में आ रहे हैं, इस पक्ष में आपके क्या विचार प्रस्फुटित हो रहे हैं, इसको आपको समझना है। और यह जो विचार आ रहे हैं, क्या आप इस मूल कथन की पुष्टि में कोई उदाहरण या दृष्टांत या प्रमाण दे सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को खोजना है आपको आपके दिमाग में सोचकर। इस तरह से हमने अपने दिमाग में कोई चीज़ सोच लिया, लेकिन हमें विस्तार उसी बात का करना है जो आपके मूल में हो, अर्थात जिस बात को उस पल्लवन वाले वाक्य में दिया गया हो उसी चीज़ में विस्तार करना है। उसमें उतना ही जोड़ना है जो निश्चित रूप से उसी विषय के अनुकूल हो। आप यह समझ लीजिए कि मूल उक्ति किसी लंबी चौड़ी बात का एक प्रकार का निष्कर्ष रूप में वह उक्ति को कहा गया है। सोचिए कि विचारों के किस क्रम से यह बात अंत में कही गई होगी और उन्हीं विचारों को आपको पल्लवन में रखना है। इसके बाद आपको लिखना शुरू करना है और आपका लेख इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा हो या कई लोग यह पूछते हैं कि पल्लवन करने में लेख कितना बड़ा हो, तो लेख कितना बड़ा हो इसके बारे में तो कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में जितने नंबर का दिया जा रहा है पल्लवन को उसके ही हिसाब से आपको पल्लवन को बढ़ाना या घटाना चाहिए। जैसे आपको 5 नंबर के लिए पल्लवन दिया जा रहा है तो कम से कम आपको 100 से 150 शब्दों में इसको समेट लेना चाहिए। अगर आपको 10 नंबर के लिए दिया जा रहा है तो लगभग 250-300 शब्दों में 400 शब्दों में पल्लवन करना चाहिए। तो इस तरह से नंबर के हिसाब से आप अपना जो पल्लवन है उसको बढ़ा सकते हैं। आपने जो लिखा है इसकी पुष्टि करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए आपने जो लिखा है उसको एक उदाहरण भी दे सकते हैं और जिनकी संगति उस विषय में निश्चित होनी चाहिए जिस चीज़ का आप पल्लवन कर रहे हैं। पल्लवन करते समय आपको यह बात ध्यान रखना है कि अप्रासंगिक बातें मत उठाएं और जो भी उक्ति दिया है उसकी न ही आपको आलोचना करनी है, न ही उन पर टीका टिप्पणी करनी है और न ही उस बात का आपको विरोध करना है। तो इन सब बातों को आपको दूर रहना है। उसी प्रकार मैं और हम ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो आपको उत्तम पुरुष में कदापि नहीं लिखना है ना। हमेशा आपको किस पुरुष में लिखना है? अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आ जाता है? मैं और हम। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू, तुम, आप, तुम्हारा, ये सब आते हैं। तो आपको न उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है न मध्यम पुरुष का। आपको किसका प्रयोग करना है? केवल अन्य पुरुष में आपको अपना लेख लिखना है। अन्य पुरुष में क्या आता है? यह, वह, ये सभी जो आते हैं वे, ये जो शब्द आते हैं वो क्या है? अन्य पुरुष के शब्द हैं। आप जो लिख रहे हैं, पल्लवन कर रहे हैं, उसकी भाषा में क्या है? सरलता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, मात्रात्मक त्रुटि नहीं होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। अलंकारिक भाषा से आपको बचना चाहिए। अलंकारिक भाषा मतलब सामासिक पद, अर्थात बड़े बड़े जो भाषा रहता है, बड़ा बड़ा जो शब्द रहता है, इससे आपको बचना चाहिए। आपको छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए। छोटे छोटे वाक्य समझने में आसान होते हैं। आप जब अपना लेख लिख लें तो एक बार अपने लेख को दोहरा लेना चाहिए। एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कोई शब्द या कोई अक्षर या कोई मात्रा या हम विराम चिन्ह लगाना तो नहीं भूल गए हैं, और अगर भूल गए होंगे तो उसको आपको ठीक कर लेना चाहिए। लेख में कोई विचार, वाक्य या वाक्यांश को दोहराया न जाए, ये बात आपको अवश्य लिखनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि
कोई भी जो वाक्य एक बार आपने लिख दिया उसी को घुमा फिरा कर आपको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। तो परीक्षा से पहले आपको घर पर अभ्यास करते रहिए, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और निर्धारित समय में आप अपना यह जो पल्लवन का काम है यह कर लेंगे। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपके बाकी के प्रश्न छूट सकते हैं। पल्लवन करते समय आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि आपके विचार में स्पष्टता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की द्वंद्व की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। जो चीज़ आप बोल रहे हैं स्पष्ट होना चाहिए। और उसी प्रकार वर्तमान काल और भविष्य काल का प्रयोग पल्लवन में नहीं करना चाहिए। वर्तमान कालिक शब्द जैसे क्या हो गया, है, हूँ, है ना। उसी प्रकार भविष्य काल में होगा, होगी, है ना। तो गा, गे, गी आता है लास्ट में। वर्तमान काल में हा, हे, ही ये सभी आता है ना। तो हूँ आता है। तो उसी प्रकार आपको वर्तमान काल और भविष्य काल ये इसका प्रयोग नहीं करना है, केवल आपको किस में करना है, भूतकाल के शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि पल्लवन करते समय जो प्रस्तुतिकरण आप करते हैं उसमें तर्क संगत क्रम होना चाहिए। आपका जो पल्लवन करने का क्रम है वो तर्क संगत होना चाहिए। दोस्तों आप उदाहरण जैसे मैं दूंगा उसमें आप समझ जाएंगे कि कैसे तर्क संगत क्रम होना चाहिए। पल्लवन में हमेशा व्यास शैली में लिखा जाना चाहिए। दोस्तों दो प्रकार की शैली होती है, एक तो व्यास शैली होती है और दूसरी समास शैली। तो समास शैली में बड़े बड़े शब्दों को लिखते हैं, कविता की भाषा होती है। लेकिन व्यास शैली में हम छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी को समझाने के लिए हम व्यास शैली का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्णनात्मक शैली होती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो पल्लवन आप करते हैं उसमें मौलिकता अर्थात सत्यता होना चाहिए, बोधगम्यता होना चाहिए और प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए। हम जो लिख रहे हैं वो सुनने वाले या पढ़ने वाले को क्या है, प्रभाव उत्पादक लगना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने पल्लवन की जो विशेषताएं हैं उसको देख लिया और पल्लवन के लिए क्या विधि अपनाई जाए इसको देख लिया। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हमारा एक उदाहरण है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसको आपको 2-3 बार पढ़ना है, इसके बाद आपके दिमाग में विचार लाना है। तो जैसे इसमें पल्लवन हुआ है उसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे पल्लवन किया गया है। जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे ये बोला गया है, तो यहाँ पे मनुष्य को क्या क्या करने की बात कही है, मनुष्य को स्वार्थ साधना नहीं करनी चाहिए इसकी बात कही गई है। अपना नहीं देखना चाहिए, दूसरे के लिए मरने के लिए बोला गया, अर्थात दूसरे के लिए जो मानवता दिखाने के लिए कहा गया है। तो इसको कैसे लिखते हैं इसको देखिए। जैसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति सभी पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं, परंतु मनुष्य सबसे अच्छा सामाजिक और सहकारिता परायण जीव है। इसलिए इसकी परम विशेषता है कि स्वार्थ साधना करते हुए वह दूसरे के हित में कार्य करता है, अर्थात मनुष्य किसके हित में, दूसरे के हित में कार्य करता है। वह कुएं खुदवाता है, तालाब बनवाता है, सराय और धर्मशालाओं का निर्माण करवाता है तथा ऐसे कई काम कराता है जिनसे प्राणी मात्र को सुख मिले। और यही मानव जीवन की सार्थकता है, जो दूसरे के लिए करते हैं वही मानव जीवन की सार्थकता है। यही मानवता है जो भूखे को पानी, नंगे को कपड़ा, बीमार को दवाएं, अशरण को शरण दे। और यही मनुष्य धन्य है जो यह सब चीज़ करता है। तो अपने लिए जो जीता है वह अपने लिए जीना और अपने किए पर मर जाना, यह कोई सार्थक जीना मरना नहीं है, यह तो पशु जीवन भोगना है। मनुष्यता इसमें है कि जीते जी यथाशक्ति अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों की सेवा करे और आवश्यकता पड़े तो परहित में अपनी जान तक न्यौछावर कर दे। अब दोस्तों ये सब लिखने के बाद आप उदाहरण स्वरूप आपके दिमाग में जो आ रहा है आप उदाहरण दे सकते हैं आपके कथन को पुष्ट करने के लिए।
तो जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि दधीचि ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए इंद्र को अपनी हड्डियां प्रदान कर दी, जिससे धनुष बनाकर देवहंता जो वृत्तासुर जो राक्षस था उसका वध किया गया। महाराज शिवी ने एक कबूतर की जान के लिए उसके बदले पहले अपने मांस को और फिर अपना सारा शरीर बाज पक्षी के सुपुर्द कर दिया। इसी तरह हमारे इतिहास के मध्यकाल में सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों पर किए जाने वाले मुगल अत्याचार को न सहन कर विरोध किया और उन शासकों के पिंजरे में पड़कर अपने प्राण त्याग दिए। इसी प्रकार आप 2-4 उदाहरण डाल सकते हैं। और इसमें बोला गया है एक उदाहरण स्वरूप कि गणेश शंकर विद्यार्थी मुसलमानों को बचाते बचाते मारे गए और यह महामानव आज अमर है। अर्थात उसी की महिमा का गुणगान किया जाता है जो दूसरे परायण परहित के लिए मरते हैं और उन्हें ही महामानव या महापुरुष कहते हैं। जैसे आधुनिक काल में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने सर्वजन हिताय के लिए अपनी जानें दे दी, उसी प्रकार कुत्ता और घोड़ा 2 ऐसे जानवर हैं जो अपने स्वामी के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, पर आज मनुष्य इन पशुओं से भी गया बीता है। तो इस प्रकार से आप कंक्लूजन दे सकते हैं, तो मनुष्य पशुओं से भी गया बीता है जो स्वार्थ अंधता के कारण किसी के काम नहीं आता। मानव धर्म यह है कि परहित साधना के लिए स्वार्थों का बलिदान कर दें। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसका पल्लवन देखा कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो दोस्तों मैं ऐसे ही आपको बहुत सारे पल्लवन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊँगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको लिखना कैसे है, उन सभी का पल्लवन कैसे करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।